आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस में मुनक़िद ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को इंतहाई सूदमंद दिया करार। पीएम मोदी वतन वापस लौटे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज चाणक्य रक्षा संवाद सम्मेलन का करेंगे इफ्तिताह। फौज की ग्रीन पहल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटलाइजेशन के पहले मरहले का करेंगे आगाज। समुद्री आज रात उड़ीसा के साहिल से टकराने का इम्कान। तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश जारी। महाराष्ट्र के इंतखाबात में घड़ी इंतखाबी निशान कौन इस्तेमाल करेगा? शरद पवार ग्रुप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से पुणे में। हॉकी का दूसरा मैच भारत और जर्मनी के दरमियान खेला जाएगा दिल्ली में। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रूस में 16वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस लौट आए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को बहुत मुफीद बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ मसाइल पर बात करने और दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकात का मौका भी मिला है। पीएम मोदी ने मेज़बानी के लिए रूसी सदर पुतिन का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर के लीडरों के साथ बहुत से मसाइल पर बात करने का मौका फराहम किया। उन्होंने रूसी सदर पुतिन, वहां की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वीडियो में कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात भी दिखाई गई है। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स आज 3 रोजा दौरे पर भारत आ रहे हैं। ओलाफ शोल्स 7वीं बैनुल हुकूमती मुशावरती ग्रुप के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्स कल बैनुल हुकूमती मुशावरती ग्रुप के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। और ये ग्रुप एक हुकूमती नज़्म है जिसके तहत दोनों एतराफ़ के वज़रा अपनी अपनी जिम्मेदारियों के शोबों पर तबादला ख्याल करते हैं और अपने नताइज की रिपोर्ट वज़ीर आज़म और चांसलर को पेश करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार यानी कि 27 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 115वीं किस्त होगी। प्रोग्राम के लिए सामईन अपने ख्यालात टोल फ्री नंबर 1800-7800 पर भेज सकते हैं। MyGov.gov नमो ऐप पर भी अपने ख्यालात मुश्तरक कर सकते हैं। अपने ख्यालात भेजने की उनकी आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। और समुद्री तूफान दाना आज रात उड़ीसा के साहिल से टकराने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि समुद्री तूफान दाना शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा कि सागर द्वीप के दरमियान और धामरा के करीब शुमाल के साहिल से ये तूफान 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। तूफान के टकराने से ठीक कब्ल भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गर्दावी तूफान दाना का असर मगरबी बंगाल से लेकर उड़ीसा, बिहार और झारखंड तक देखा जा सकता है। बंगाल और उड़ीसा समेत कई रियासतों में आज और जुमे को शदीद बारिश का इम्कान है। तूफान के पेश नज़र कई मकामात पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नीज रेलवे ने कई ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया है। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुतादिद इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। रियासती हुकूमतों ने समुद्री तूफान दाना से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फायर सर्विस, एनडीआरएफ के एहलकारों को तैनात किया गया है और 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है।
वहीं खलीज बंगाल में समुद्री तूफान दाना उड़ीसा के साहिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री तूफान दाना के असरात को कम करने के लिए वजारत रेलवे की जानिब से कुछ खुसूसी तैयारियां की गई हैं। वजारत रेलवे ने मगरबी बंगाल के साहिलों पर यहाँ पर 9 वार रूम कायम किए हैं, जबकि अहम मकामात पर 600 से जायद मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। वहीं 20 सैटेलाइट फोन और पावर बैकअप के साथ इमरजेंसी कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। रेलवे ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और बिजली की फराहमी की बहाली के लिए खुसूसी टीम की तश्कील दी गई है। बड़े स्टेशनों से बैनर और होल्डिंग्स हटा दिए गए हैं और ड्रेन वाटर के जरिए सफाई का नज़्म ट्रेन खदमात मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए चलाई जाएंगी और ज़रूरी अद्वियात के साथ मेडिकल टीमें तैनात की रहेंगी। बड़े स्टेशनों पर बच्चों के खाने के इंतजाम रहेंगे। अहम स्टेशनों पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। मुसाफिरों को तूफान के बारे में मुसलसल जानकारी दी जा रही है। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान दाना उड़ीसा के साहिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तूफान के 24 और 25 अक्टूबर को मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिलों से टकराने का इम्कान है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने तूफान से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खास तैयारियां की हैं। समुद्री तूफान दाना आज रात उड़ीसा के साहिल से टकराने का इम्कान है। इस पर डीडी न्यूज के नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट मजीद मालूमात के लिए पारादीप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश, इस वक्त आप वहां की कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी साइमा, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को रिपोर्ट में बताया है कि अब जो है यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान दाना है उसने दस्तक दे दी है। बहुत तेज हवाएं और बारिश यहाँ पर बहुत तेज हो रही है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तमाम लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया है। जो राहत शिविर है और 3000 से अधिक यहाँ पर राहत शिविर जो है बनाए गए हैं। उन राहत शिविरों में लगभग जो 3000 से अधिक जो यहाँ पर संवेदनशील जो गांव चिन्हित की गए थे, उसमें जो 6000 राहत शिविर है, उन राहत शिविरों में यहाँ पर पहुँचाया गया है तमाम लोगों को। और साथ ही यहाँ पर जो है तमाम लोगों को प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन दिशा निर्देशों के पालन करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि जो बहुत तेज बारिश और इस तरीके से जो हवा चल रही है उसमें अपने घरों से बाहर न निकले, किसी पेड़ के नीचे खड़े न हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। अब जो है इसके असर देखा जा रहा है, कई जगहों पर यहाँ पर जो है पेड़ गिरने की जो है खबर मिल रही है। दूसरी तरफ जो है ये भी है कि तमाम जो शिविर राहत केंद्र बनाए गए हैं, उन शिविरों में जो है खाने पीने, बच्चों के लिए दूध और उसके अलावा जो है तमाम जो दवाएं हैं वो रखी गई हैं। इन तमाम क्षेत्रों में खासकर जो 14 जिले हैं संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील जो जिले हैं उड़ीसा के, उन उड़ीसा के इन जिलों में, अति संवेदनशील जिलों में जो है जो अनुभवी यहाँ के पूर्व अधिकारी है, इस क्षेत्र में काम किया है, उन अनुभवी अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और उन्हीं को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर ये चक्रवाती तूफान दाना है, इससे जो है लड़ने की पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। दूसरी तरफ अब ये जो है ट्रेन जो है रेलवे विभाग ने यहाँ की इधर आने वाली तमाम ट्रेनों को जो है स्थगित कर दिया है। साथ ही अभी जानकारी मिली है कि भुवनेश्वर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी जो हवाई जहाज है वो हवाई यातायात भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। ऐसे प्रशासन की तरफ से ये खबर मिली है कि तमाम जो दाना चक्रवाती तूफान है उससे लड़ने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उसमें एनडीआरएफ की टीम है, उसमें जो है ओडीआरएफ की टीम है, उसमें यहाँ पे अग्निशमन जो टीम है वो मैदान में उतार दी गई है। उसके अलावा नौसेना के 2 जहाज़ों को अलर्ट पर रखा गया है। 46 जो गोताखोर है उन गोताखोरों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड है उस कोस्ट गार्ड में को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, उन जिलों में हेल्पलाइन जो है बनाई गई है। उन हेल्पलाइन पे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर
पर जो आपदा प्रबंधन जो है वो लगातार यहाँ पर जो है मॉनिटर कर रहा है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, उन कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटर की जा रही है और पल पल की खबर जो नज़र है वो इस दाना तूफान की वोज पे जो है बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि जो उड़ीसा सरकार है या यहाँ पर प्रबंधन जो है आपदा प्रबंधन, वो जो है किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है इस दाना तूफान से लड़ने में। साइमा जी, उर्मिलेश, कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से पूरी तरह से इंतज़ामात किए गए हैं कि जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई जल्द अज जल्द हो सके और हवाई से लेकर रेल जो खिदमात हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। फ़िलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है? 24 और 25 अक्टूबर को यही सूरत हाल बनी रहेगी या फिर इससे कम होगी या और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए साइमा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके हिसाब से, क्योंकि अभी सुबह का जो बुलेटिन मौसम विभाग की तरफ से आया है उसमें कहा गया है कि ये आज जो है 24 यानी गुरुवार आज रात जो है ये यहाँ पर लैंडफॉल होने की संभावना इसकी है, जिसमें कि लगभग 100 से 120 पहले कहा गया था, लेकिन अभी जो मौसम विभाग ने लेटेस्ट जानकारी दी है कि वो जो है 130 तक भी उसकी रफ्तार हो सकती है। ऐसे में जो है तमाम लोगों को सावधानियां बरतने की जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो है दिशा निर्देश दिए हैं। अपने ही घरों में जो है सुरक्षित रहने की बात कही गई है। ऐसे समय में जो है सड़कों में उतरे, ऐसे समय में जो है बाहर नहीं निकले, क्योंकि देखिए अब जो है यहाँ पे तमाम जगहों से खबरें मिलने लगी है कि कई जगहों पर यहाँ पर जो है तेज हवाएं चलने के कारण पेड़ टूट गए हैं और लगातार बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। कल शाम से ही बूंदाबांदी शुरू हुई थी, इस समय जो है बारिश का जो रुख है काफ़ी तेज है। ऐसे में समुद्र की जो स्थिति है वो अपने उफान पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और समुद्र के किनारे जो है धारा 144 भी प्रशासन के द्वारा लगाई गई है। साथ ही जो है यहाँ पर जो है रविवार के दिन जो उच्च स्तरीय एक बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय गृह सचिव है उन्होंने तमाम जो राज्य है इससे प्रभावित राज्य बंगाल और उड़ीसा के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की थी और ये कहा गया था कि केंद्र हर तरीके से जो है मदद के लिए तैयार है। ऐसे में जो है यहाँ के जो प्रशासन है, उड़ीसा प्रशासन, उसने जो है एनडीआरएफ की टीमों को मांगा था, तो जिसमें कि यहाँ पर अभी जो है जो टीमें मैदान में हैं वो 20 से अधिक टीमें एनडीआरएफ की भी टीमें हैं और भी जो एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि ये जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के लिए इस वक्त 2 दिन जो हैं वो काफ़ी मुश्किल भरे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां दाना समुद्री तूफान खलीज बंगाल से आहिस्ता आहिस्ता उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने तूफान के पेश नज़र एनडीआरएफ की क्या तैयारियां की हैं इस पर ख़ास बातचीत की है डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिद से। साइक्लोन धीरे धीरे उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है और आप देखें, ये आप मैप के माध्यम से आपको बताते हैं, ये जब हिट करेगा 24 तारीख या 25 तारीख के बीच में तो इसकी स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगी। ये आपको हम लाइव स्क्रीन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो दाना साइक्लोन है वो धीरे धीरे आप देखें कि उड़ीसा की तरफ जो बढ़ रहा है। ये लाइव आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देखें, ये भुवनेश्वर वाला हिस्सा है और इसी के आसपास जो पुरी या उड़ीसा का जो कटक और भद्रक वाला इलाका है वहाँ पर ये हिट करेगा। इस समय हमारे साथ हैं जो ऑपरेशंस देख रहे हैं। सर, अभी क्या स्थिति है और आप देखें कि कितनी वहाँ पर टीम है, किस तरह का इंतजाम है? अभी फ़िलहाल जो है 45 टीमों की डिमांड हुई है 4 स्टेट से। हमारे पास 56 टीमें मौजूद हैं ग्राउंड में। डिप्लॉयमेंट हो रहा है। 24 तारीख की रात और 25 तारीख की सवेरे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। कहाँ टीमें हैं? उड़ीसा में कितनी हैं और दूसरे इफेक्टेड इलाके हैं वो कौन कौन से? जी, उड़ीसा में हमारी 20 टीमें तैनात हैं एनडीआरएफ की। वेस्ट बंगाल में 13 टीमें तैनात हैं, 4 अभी स्टैंड बाई में है रिजर्व में। इसके अलावा जो पोस्ट लैंडफॉल भी हमने देखा है पहले इफेक्ट हुआ है, तो इंटीरियर एरियाज़ में झारखंड में भी हैवी रेंस हो सकती है, उससे इनंडेशन हो सकता है। उसको देखते हुए 9 टीमों की तैनाती की जा रही है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में हमारी 1 टीम है। इसके अलावा क्योंकि जो लैंडफॉल होता है और साइक्लोन का जो एरिया होता है काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है, तो आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी टीम की तैनाती है। आपकी तैयारियां किस तरह की हैं? क्योंकि बड़े संख्या में पेड़ हैं, बिल्डिंग, ये सब टूटने का खतरा है, वो भी बरकरार रहता है और जो लोग हैं उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा विषय रहता है। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की जो कार्रवाई होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। प्री लैंडफॉल जो होता है हमारा वैक्यूएशन का वर्क होता है और लोगों को ब्रीफिंग की जाती है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें क्योंकि हवा तेज़ होती है, क्षति हो सकती है उससे। और पोस्ट लैंडफॉल, जब लैंडफॉल होगा उसके बाद
जब एक उसमें रुकाव आता है, उसके बाद पोस्ट लैंडफॉल की एक्टिविटी जो होती है कि अगर रोड ब्लॉकेज हुआ है, पेड़ गिर गए हैं या इनंडेशन हो गया है भारी बारिश के वजह से, जिसमें कुछ फ्लडिंग हो गई है, उसमें सेव करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी तैनाती। तो ये आपने देखा डीआई साहब जो एनडीआरएफ के वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो एनडीआरएफ ने वहाँ पर कर रखे हैं। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे सेशन का इफ्तिताह करेंगे। इस 2 रोज़ा सेमिनार का मरकजी मौजू है मुल्क की तामीर व तरक्की का मैमार, जामे सिक्योरिटी के जरिए तरक्की। ये शानदार तकरीब कौमी और बैनुल-अक़वामी पॉलिसी साजी के फ्रेमवर्क के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को कोऑर्डिनेशन पर अहम बातचीत का मौका फराहम करेगी और इसका मकसद पायदार और जामे तरक्की के लिए दूररस हिकमत अमली वज़ा करना है। इस दौरान वज़ीर दिफा भारतीय फ़ौज के ग्रीन इनिशिएटिव 1.0 और 1.0 AI की डिजिटलाइजेशन का भी आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा तरक्की और सलामती पर भारत के विजन पर एक बयान देंगे, जिसमें 2047 तक भारत के तरक्की के विजन को हासिल करने में सिक्योरिटी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। 2 रोज़ा प्रोग्राम में अमेरिका, रूस, इजराइल और श्रीलंका के अहम मुकर्रीन के साथ भारत और बैरून मुल्क से पॉलिसी साजों, स्ट्रेटेजिक मुफक्किरीन, माहिरीन तालीम, दिफाई अमले, साइंसदानों और SME शोबे का एक ग्रुप शिरकत करेगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी प्रोग्राम से खिताब करेंगे और खुद इन्हिसार भारत से मुतालिक इक़दामात समेत कौम की तामीर व तरक्की में भारतीय फ़ौज की अहम शिराकतदारी को उजागर करेंगे। चाणक्य रक्षा संवाद में माहिरीन की ज़ेर क़यादत 6 सेशंस होंगे, जिसमें से हर एक जामे सिक्योरिटी के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। दिल्ली की हवा में आलूदगी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुमेरात की सुबह कई इलाकों में AQI एक बार फिर से 390 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। AQI आनंद विहार में 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में हवा के मयार की ये सतह इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आती है, जिसकी वजह से सांस की संगीन बीमारी का खदशा है। काबिल ज़िक्र है कि आम हवा का मयार सिर्फ 50 AQI के ज़ुमरे में होना चाहिए। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त ये सतह 400 के करीब पहुँच चुकी है। 24 अक्टूबर को पोलियो का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन दुनिया को पोलियो से पाक बनाने की आलमी कोशिशों को उजागर करता है। ये दिन पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत करने वालों की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करता है। ये दिन पोलियो के बारे में आगाही का दिन भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में भारत को पोलियो से पाक करार दिया था। पोलियो का आलमी दिन हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि पोलियो के कतरे पिलाने की अहमियत के बारे में शऊर उजागर किया जा सके और हर बच्चे को इस तबाहकुन बीमारी से बचाया जा सके। साथ ही उन वालिदैन, पेशावर अफराद और रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश किया जा सके जिनके ताउन से पोलियो का खात्मा मुमकिन हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1988 में पोलियो वायरस के खात्मे का अज़्म किया। उस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 3,50,000 केसेस थे। 2002 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूरोपीय खित्ते को पोलियो से पाक करार देने के बाद से 24 अक्टूबर को दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन मनाया जाता है। आमतौर पर ख्याल किया जाता था कि पोलियो का खात्मा करने वाला भारत आखिरी मुल्क होगा, लेकिन भारत के अवाम ने इसे गलत साबित कर दिया और जनवरी 2011 में भारत में पोलियो के आखिरी केस की निशानदेही हुई और 2014 में भारत को पोलियो से पाक करार दिया गया। हुकूमत हिंद की कोशिशों, NGOs और पोलियो वैक्सीन पर मुल्क के लोगों के एतमाद की वजह से ही मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सका। पोलियो के खिलाफ वसी पैमाने पर अवामी आगाही मुहिम और 2 बूंद जिंदगी की जैसी मुहिमों ने लोगों को आगाह करने में अहम किरदार अदा किया है। भारत ने 2 अक्टूबर 1995 को पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। 2 दहाइयों के अंदर भारत ने 27 मार्च 2014 को आलमी इदारा सेहत से पोलियो से पाक सर्टिफिकेट हासिल किया। पोलियो का आखिरी केस 13 जनवरी 2011 को मगरबी बंगाल के हावड़ा में सामने आया था। पल्स पोलियो प्रोग्राम मुल्क में पोलियो नामी बीमारी के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोजीनोम वायरस से होती है।
इस बीमारी में जिस्म के पट्टे और आज़ाब मुतासिर होते हैं, जो फालिज जैसी कैफियत का बाइस बनते हैं। पोलियो वैक्सीन पोलियो वायरस से बचाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत दी जाती है। बच्चों को 2 कतरे मुंह में पिलाए जाते हैं। पैदाइश के वक्त पोलियो वैक्सीन दी जाती है और इसके बाद बुनियादी 3 खुराकें 6, 10 और 14 हफ्तों में और एक बूस्टर खुराक 16 से 24 माह की उम्र में दी जाती है। आप भी अपने बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं, तभी हमारा मुल्क पोलियो से पाक रहेगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात की वजह से रियासत की सियासत में जबरदस्त गहमा गहमी है। अब 288 असेंबली सीटों पर होने वाले इंतखाबात में 1 माह से भी कम वक्त रह गया है और उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी होना शुरू हो गई है। इस दौरान रियासत में अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर अभी तक कोई मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं है। ताहम कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने बुध को 85 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। कुछ नशिस्तों की तकसीम पर बातचीत अभी जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सदर नाना पटोले ने कहा है कि बाकी 18 सीटों पर एसपी समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ बातचीत की जाएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के धड़े ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आदित्य ठाकरे वर्ली से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि राजन वचारे को थाने से टिकट दिया गया है। सुरेंद्र नाथ माने को रत्नागिरी से मैदान में उतारा गया है। केदार दीगे को वजीर आला एकनाथ शिंदे के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पार्टी ने भिवंडी देही सीट से महादेव घटल को टिकट दिया है, जबकि अंबरनाथ से राजेश वानखड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एनसीपी के इंतखाबी निशान घड़ी का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की अर्जी पर आज समाअत होगी। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में अजीत पवार को कुछ शराइत के साथ घड़ी इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग होगी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर से 5 साल बाद रास्त मुलाकात की है। इसी खबर को तमाम उर्दू के अखबारात ने शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की यहां पर हमने सुर्खी ली है। आगे लिखा है कि वजीर आज़म ईरानी सदर से भी मिले। अगले साल सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूसी सदर को यानी कि पुतिन को उन्होंने दावत भी दी। आगे बढ़ते हैं। कौमी राजधानी दिवाली से कबल ही धुंध की चादर में लिपट गई है। यहाँ पर AQI बेहद ख़राब पाया गया है और साथ ही साथ लोगों में आंखों में जलन और गले में खराश जैसी परेशानियों का सामना लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बैनुल अक़वामी सफ़े से भी हमने यहाँ पे खबरें ली हैं, जहाँ गज़ा में शोहदा की तदफीन के लिए यहाँ पर ताबूत और कफन कम पड़ रहे हैं। इस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर लगातार ऑस्ट्रेलिया की ये रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2 लाख फ़िलिस्तीनियों को हलाक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की यहाँ पर बात हुई है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कमला हैरिस को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मन्ना डे क्लासिकल के अलावा शोक व चंचल नगमे भी उम्दगी के साथ गाया करते थे। मन्ना डे के यौम पैदाइश के मौके पर ये अखबार ने एक खुसूसी आर्टिकल शाया किया है, जिसमें उनके करियर के बारे में, उनके जो गाने हैं उसकी मौसीकी के बारे में ये तमाम तर मालूमात इसमें दी गई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ।
और आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत और जर्मनी के दरमियान में 2 मैचों की हॉकी सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबरी करने पर होगी। कल सीरीज के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 से फर्क से हरा दिया था। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।